लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 5वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। हम ऊपर लिखाए हैं कि देवी सिंह को साथ लेकर शेर सिंह कुंवर इंद्रजीत सिंह को छुड़ाने के लिए रोहतासगढ़ से रवाना हुए। शेर सिंह इस बात को तो जानते थे कि कुंवर इंद्रजीत सिंह फलां जगह है, परंतु उन्हें तालाब के गुप्त भेदों की कुछ भी खबर न थी। राह में आपस में बातचीत होने लगी। देवी, लाली का भेद कुछ मालूम न हुआ। शेर, अफसोस उसके और कुंदन के बारे में मुझसे बड़ी भारी भूल हुई। ऐसा धोखा खाया कि शर्म के मारे कुछ कह नहीं सकता। देवी, इसमें शर्म की क्या बात है? ऐसा कोई अय्यार दुनिया में न होगा जिसने कभी धोखा न खाया हो। हम लोग कभी धोखा देते हैं, कभी स्वयं धोखे में आ जाते हैं, फिर इसका अफसोस कहां तक किया जाए। शेर, आपका कहना बहुत ठीक है। खैर, इस बारे में मैंने जो कुछ मालूम किया है उसे कहता हूं। यद्यपि थोड़े दिनों तक मैंने रोहतासगढ़ से अपना संबंध छोड़ दिया था, तथापि मैं कभी कभी वहां जाया करता और गुप्त राहों से महल के अंदर जाकर वहां की खबर भी लिया करता था। जब किशोरी वहां फंस गई तो अपनी भतीजी कमला के कहने से मैं वहां दूसरे तीसरे बराबर जाने लगा। लाली और कुंदन को मैंने महल में देखा। ये न मालूम हुआ कि ये दोनों कौन हैं। बहुत कुछ पता लगाया मगर कुछ पता न चला, परंतु कुंदन के चेहरे पर जब मैं गौर करता तो मुझे शक होता कि वो सरला है। देवी, सरला कौन? शेर, वही सरला जिसे तुम्हारी चंपा ने चेली बनाकर रखा था और जो उस समय चंपा के साथ थी जब उसने एक खोह के अंदर माधवी के अय्यार की लाश काटी थी। देवी, हाँ वो छोकरी। मुझे अब याद आया। मालूम नहीं कि आजकल वो कहाँ है। खैर, तब क्या हुआ? तुमने समझा कि वो सरला है, मगर उस खोह का और लाश काटने का हाल तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शेर, वो हाल स्वयं सरला ने कहा था। वो मेरे आपस वालों में से है। इत्तेफाक से एक दिन मुझसे मिलने के लिए रोहतास गढ़ आई थी। तब सब हाल मैंने सुना था, मगर मुझे ये नहीं मालूम हुआ कि आजकल कहाँ है। देवी, अच्छा तब क्या हुआ? शेर, एक दिन यही भेद खोलने की नीयत से मैं रात के समय रोहतासगढ़ महल के अंदर गया और छिपकर सरला के सामने जाकर बोला, मैं पहचान गया कि तू सरला है। फिर तू अपना भेद मुझसे क्यों छिपाती है? इसके जवाब में कुंदन ने पूछा, तुम कौन हो? मैं, शेर सिंह। सरला, मुझे जब तक निश्चय न हो कि तुम शेर सिंह ही हो, मैं अपना भेद कैसे कहूं? मैं, क्या तू मुझे नहीं पहचानती? सरला, क्या जाने कोई अय्यार सूरत बदल के आया हो। अगर तुम पहचान गए कि मैं सरला हूं तो कोई ऐसी छिपी हुई बात कहो जो मैंने तुमसे कही हो। इसके जवाब में मैं वही खोह वाला अर्थात लाश काटने वाला किस्सा कह गया और अंत में मैं बोला कि ये हाल स्वयं तूने मुझसे बयान किया था। उस किस्से को सुनकर कुंदन हंसी और बोली, हाँ हाँ, अब मैं समझ गई। मैं चंपा के हुक्म से यहाँ का हाल चाल लेने आई थी और अब किशोरी को छुड़ाने की फिक्र में हूं, मगर लाली मेरे काम में बाधा डालती है। कोई ऐसी तरकीब बताइए जिसमें लाली मुझसे दबे और डरे। मैं उस समय ये कहकर वहां से चला आया कि अच्छा, सोचकर इसका जवाब दूंगा। देवी, तब क्या हुआ? शेर, मैं वहां से रवाना हुआ और पहाड़ी के नीचे उतरते समय एक विचित्र बात मेरे देखने और सुनने में आई। देवी, वो क्या? शेर, जब मैं अंधेरी रात में पहाड़ी के नीचे उतर रहा था तो जंगल में मालूम हुआ कि दो तीन आदमी जो पगडंडी के पास ही हैं आपस में बातें कर रहे हैं। मैं पैर दबाता हुआ उनके पास गया और छिपकर बातें सुनने लगा, मगर उस समय उनकी बातें समाप्त हो चुकी थी। केवल एक आखिरी बात सुनने में आई। देवी, फिर क्या हुआ? शेर, एक ने कहा, भरसक तो लाली और कुंदन दोनों उन्हीं में से हैं। नहीं तो लाली तो जरूर इंद्रजीत सिंह की दुश्मन है, मगर इसकी पहचान तो सहज ही में हो सकती है। केवल किसी के खून से लिखी हुई किताब और आंचल पर गुलामी की दस्तावेज, इन दोनों जुमलों से अगर वो डर जाए तो हम समझ जाएंगे कि बीरेंद्र सिंह की दुश्मन है। खैर, बूझा जाएगा। पहले महल में जाने का मौका भी तो मिले। इसके बाद और कुछ सुनने में ना आया और वे लोग उठकर न मालूम कहाँ चले गए। दूसरे दिन मैं फिर कुंदन के पास गया और उससे बोला कि तू लाली के सामने किसी के
खून से लिखी हुई किताब और आंचल पर गुलामी की दस्तावेज का जिक्र करके देख क्या होता है। देवी, फिर क्या हुआ? शेर, 3-4 दिन बाद जब मैं कुंदन के पास गया तो उसकी जुबानी मालूम हुआ कि कुंदन के मुंह से वे बातें सुनकर लाली बहुत डरी और उसने कुंदन का मुकाबला करना छोड़ दिया। मगर मुझे थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया कि कुंदन सरला न थी। उसने मुझे धोखा दिया और चालाकी से मेरी जुबानी कई भेद मालूम करके अपना काम निकाल लिया। मुझे इस बात की बड़ी शर्म है कि मैंने अपने दुश्मन को दोस्त समझा और धोखा खाया। देवी, अक्सर ऐसा धोखा हो जाया करता है। खैर, लाली तो अभी हम लोगों की कैद ही में है, कहीं जाती नहीं। रही कुंदन, सो इंद्रजीत सिंह को लेकर लौटने पर कोई तरकीब ऐसी जरूर निकाली जाएगी जिसमें बाकी लोगों का असल हाल मालूम हो। इसी तरह की बातें करते हुए दोनों अय्यार चलते गए। रात को एक जगह 2-3 घंटे आराम किया और फिर चल पड़े। सवेरा होते होते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक छोटा सा टीला ऐसा था जिस पर चढ़ने से दूर दूर तक की जमीन दिखाई देती थी, तथा वहां से कमलनी का तालाब वाला मकान भी बहुत दूर न था। दोनों अय्यार उस टीले पर चढ़ गए और मैदान की तरफ देखने लगे। यकायक शेर सिंह ने चौंक कर कहा, आहा, हम लोग क्या अच्छे मौके पर आए हैं। देखो, वो कुंवर इंद्रजीत सिंह और वो औरत जिसने उन्हें फंसा रखा है, घोड़े पर सवार इसी तरफ चले आ रहे हैं। देवी, हाँ ठीक तो है, उनके साथ और भी कई सवार हैं। शेर, मालूम होता है उस औरत ने उन्हें अच्छी तरह अपने वश में कर लिया है। बेचारे इंद्रजीत सिंह क्या जाने कि ये उनकी दुश्मन है। चाहे जो हो, इस समय इन लोगों को आगे न बढ़ने देना चाहिए। देवी, सबके आगे एक औरत घोड़े पर सवार आ रही है। मालूम होता है कि उन लोगों को रास्ता दिखाने वाली यही है। शेर, बेशक ऐसा ही हो, तभी तो सब कोई उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। पहले उसी को रोकना चाहिए, मगर घोड़ों की चाल बहुत तेज है। देवी, कोई हर्ज नहीं, हम दोनों आदमी घोड़े की राह पर अड़कर खड़े हो जाएं और अपने को घोड़े से बचाने के लिए मुस्तैद रहें। अच्छी नस्ल का घोड़ा यकायक आदमी के ऊपर टाप न रखेगा। वो लोगों को राह में देख जरूर अड़ेगा या झिझकेगा। बस उसी समय घोड़े की बाग थाम लेंगे। दोनों अय्यारों ने बहुत जल्द अपनी राय ठीक कर ली और दोनों आदमी एक साथ घोड़ों की राह में अड़के खड़े हो गए। बात की बात में वे लोग भी आ पहुंचे। तारा का घोड़ा रास्ते में आदमियों को खड़ा देखकर झिझका और आड़ देकर बगल की तरफ घूमना चाहा। उसी समय देवी सिंह ने फुर्ती से लगाम पकड़ ली। इस समय तारा का घोड़ा लाचार रुक गया और उसके पीछे आने वालों को भी रुकना पड़ा। कुंवर इंद्रजीत सिंह शेर सिंह को तो नहीं जानते थे, मगर देवी सिंह को उन्होंने पहचान लिया और समझ गए कि ये लोग मेरी ही खोज में घूम रहे हैं। आखिर वे देवी सिंह के पास आए और बोले, यद्यपि आप सब काम मेरी भलाई ही के लिए करते होंगे, परंतु इस समय हम लोगों को रोका सो अच्छा न किया। देवी, क्या मामला है, कुछ कहिए तो। कुमार, जल्दी में घबराए हुए ढंग से, बेचारी किशोरी एक आफत में फंसी हुई है, उसी को बचाने जा रहे हैं। देवी, किस आफत में फंसी है? कुमार, इतना कहने का मौका नहीं है। देवी, ये औरत आपको अवश्य धोखा देगी जिसके साथ आप जा रहे हैं। कुमार, ऐसा नहीं हो सकता, ये बड़ी ही नेक और मेरी हमदर्द है। इतना सुनते ही कमलिनी आगे बढ़ाई और देवी सिंह से बोली, मैं खूब जानती हूं कि आप लोगों को मेरी तरफ से शक है, तथापि मुझे कहना ही पड़ता है कि इस समय आप हम लोगों को ना रोकें, नहीं तो पछताना पड़ेगा। यदि आप लोगों को मेरी और कुमार की बात का विश्वास न हो तो मेरे सवारों में से 2 आदमी घोड़ों पर से उतर पड़ते हैं। उनके बदले में आप दोनों आदमी घोड़ों पर सवार होकर साथ चलें और देख लें कि हम आपकी खैर ख्वाह हैं या बदख्वाह। देवी, हाँ बेशक ये अच्छी बात है और मैं इसे मंजूर करता हूं। कमलिनी का इशारा पाते ही 2 सवारों ने घोड़ों की पीठें खाली कर दी। उनके बदले में देवी सिंह और शेर सिंह सवार हो गए और फिर उसी तरह सफर शुरू हुआ। इस समय कुछ कुछ सूरज निकल चुका था और सुनहरी धूप ऊंचे पेड़ों के ऊपर वाले हिस्सों पर फैल चुकी थी। आधे घंटे और सफर करने के बाद वे लोग उस जगह पहुंचे जहां धनपति ने किशोरी को जलाकर खाक कर डालने के लिए चिता तैयार की थी और जहां से दीवान अग्निदत्त लड़ भिड़ कर किशोरी को ले गया था। इस समय भी वो चिता कुछ बिगड़ी हुई सूरत में तैयार थी और इधर उधर
बहुत सी लाशें पड़ी हुई थी। उस जगह पहुंचकर तारा ने घोड़ा रोका और इसके साथ ही सब लोग रुक गए। तारा ने कमलिनी की तरफ देखकर कहा, बस इसी जगह मैं आप लोगों को लाने वाली थी, क्योंकि इसी जगह धनपति के बहुत से आदमी मौजूद थे और यहीं वो किशोरी को लेकर आने वाली थी। लाशों की तरफ देखकर, मालूम होता है यहां बहुत खून खराबा हुआ है। कमलिनी, तूने कैसे जाना कि किशोरी को लेकर धनपति इसी जगह आने वाली थी, और धनपति को तूने कहाँ छोड़ा था? तारा, रात के समय छिपकर धनपति के आदमियों की बात मैंने सुनी थी, जिससे बहुत कुछ हाल मालूम हुआ था, और धनपति को मैंने उसी खोह के मुहाने पर छोड़ा था जो रोहतासगढ़ तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता है और जहां सलई के दो पेड़ लगे हैं। उस समय बेहोश किशोरी धनपति के कब्जे में थी और धनपति के कई आदमी भी वहां मौजूद थे। उन लोगों की बातें सुनने से मुझे विश्वास हो गया था कि वे लोग किशोरी को लिए हुए इसी जगह आवेंगे। एक लाश की तरफ देख के और चौंक के, देखिए, पहचानिए। कमलिनी, बेशक ये धनपति का नौकर है। और लाशों को भी अच्छी तरह देखकर, बेशक धनपति यहां तक आई थी, पर किसी से लड़ाई हो गई, जो इन लाशों को देखने से जान पड़ता है। मगर इनमें बहुत सी लाशें ऐसी हैं जिन्हें मैं नहीं पहचानती। ना मालूम इस लड़ाई का क्या नतीजा हुआ, धनपति गिरफ्तार हो गई या भाग गई, और किशोरी किसके कब्जे में पड़ गई। कुमार की तरफ देखकर, शायद आपके सिपाही या अय्यार लोग यहां आए हो। कुमार, नहीं। देवी सिंह की तरफ देखकर, आप क्या ख्याल करते हैं? देवी, ख्याल तो मैं बहुत कुछ करता हूं, इसका हाल कहां तक पूछेगा। मगर इन लाशों में हमारी तरफ वालों की कोई लाश नहीं है जिससे मालूम हो कि वे लोग यहां आए होंगे। सब लोग इधर उधर घूमने और लाशों को देखने लगे। यकायक देवी सिंह एक ऐसी लाश के पास पहुंचे जिसमें जान बाकी थी और वो धीरे धीरे कराह रहा था। उसके बदन में कई जगह जख्म लगे हुए थे और कपड़े खून से तर थे। देवी सिंह ने कुमार की तरफ देख के कहा, इसमें जान बाकी है। अगर बच जाए और कुछ बातचीत कर सके तो बहुत कुछ हाल मालूम होगा। कई आदमी उस लाश के पास आ मौजूद हुए और उसे होश में लाने की फिक्र करने लगे। उसके जख्मों पर पट्टी बांधी गई और ताकत देने वाली दवा भी पिलाई गई। घोड़े नंगी पीठ करके दम लेने, हरारत मिटाने और चरने के लिए लंबी बागडोरों से बांधकर छोड़ दिए गए। आधे घंटे बाद उस आदमी को होश आया और उसने कुछ बोलने का इरादा किया, मगर जैसे ही उसकी निगाह कमलिनी पर पड़ी, वो कांप उठा और उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई। उसके दिल का हाल कमलिनी समझ गई और उसके पास जाकर मुलायम आवाज में बोली, बांके सिंह, डरो मत। मैं वादा करती हूं कि तुम्हें किसी तरह की तकलीफ न दूंगी। हाँ, होश में आओ और मेरी बात का जवाब दो। कमलिनी की बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई। डर की निशानी जाती रही और ये भी जान गया कि वो कमलिनी की बातों का जवाब देने के लिए तैयार है। कमलिनी, किशोरी को लेकर धनपति यहां आई थी? बांके, सिर हिलाकर धीरे से, हाँ मगर। कमलिनी, मगर क्या? बांके, उसने किशोरी को जला देना चाहा था, मगर एकाएक अग्निदत्त और उसके साथी लोग आ पहुंचे और लड़ भिड़ कर किशोरी को ले गए। हम लोग उन्हीं के हाथ से जख्मी। बांके सिंह ने इतनी बातें धीरे धीरे रुक रुक कर कहीं, क्योंकि जख्मों से ज्यादा खून निकल जाने के कारण वो बहुत ही कमजोर हो रहा था। यहां तक कि बात पूरी न कर सका और गश में आ गया। इन लोगों ने उसे होश में लाने के लिए बहुत कुछ उद्योग किया, मगर 2 घंटे तक होश न आया। इस बीच में देवी सिंह ने उसे कई दफे दवा पिलाई। देवी, इसमें कोई शक नहीं कि यह बच जाएगा। शेर, देवी सिंह की तरफ देखकर, हमने, कमलिनी की तरफ इशारा करके, इनके बारे में भी धोखा खाया। वास्तव में ये कुमार के साथ नेकी कर रही हैं। देवी, बेशक ये कुमार की दोस्त हैं, मगर तुमने इनके बारे में कई बातें ऐसी कही थीं कि अब भी। कुमार, नहीं नहीं देवी सिंह जी, मैंने अच्छी तरह आजमा चुका हूं। सच तो यो है कि इन्हीं की बदौलत आज आप लोगों ने मेरी सूरत देखी। इसके बाद कुमार ने शुरू से अपना पूरा किस्सा देवी सिंह से कह सुनाया और कमलिनी की बड़ी तारीफ की। कमलिनी, आप लोगों ने मेरे बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी, और वास्तव में मैंने जो जो काम किए हैं वे ऐसे नहीं कि कोई मुझ पर विश्वास कर सके। हाँ, जब आप लोग मेरा असल भेद जान जाएंगे तो अवश्य कहेंगे कि तुम्हारे हाथ से कभी कोई बुरा काम नहीं हुआ।
अभी कुमार को भी मेरा हाल मालूम नहीं। समय मिलने पर मैं अपना विचित्र हाल आप लोगों से कहूंगी और उस समय आप लोग कहेंगे कि बेशक शेर सिंह और उनकी भतीजी कमला ने मेरे बारे में धोखा खाया। शेर ताज्जुब में आकर, आप मुझे और मेरी भतीजी कमला को क्यों कर जानती हैं? कमलनी, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूं। हाँ, आप लोग मुझे नहीं जानते और जब तक मैं स्वयं अपना हाल न कहूं जान भी नहीं सकते। इसके बाद कुमार ने देवी सिंह से शेर सिंह का हाल पूछा और उन्होंने सब हाल कहा। इसी समय उस जख्मी ने आंखें खोली और पीने के लिए पानी मांगा, जिसका इलाज ये लोग कर रहे थे। अब की दफे बांके सिंह अच्छी तरह होश में आया और कमलिनी के पूछने पर उसने इस तरह बयान किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि अग्निदत्त किशोरी को ले गया, क्योंकि मैं उसे बखूबी पहचानता हूं। मगर ये नहीं मालूम कि किशोरी की तरह धनपति भी उसके पंजे में फंस गई या निकल भागी, क्योंकि लड़ाई खत्म होने के पहले ही मैं जख्मी होकर गिर पड़ा था। मैं जानता था कि अग्निदत्त बहुत से बदमाशों और लुटेरों के साथ यहां से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर रहता है, और इसी सबब से धनपति को मैंने कहा भी था कि इस जगह आपका अटकना मुनासिब नहीं। मगर होनहार को क्या किया जाए। हाथ जोड़कर, महारानी, ना मालूम क्यों आपने हम लोगों को त्याग दिया। आज तक इसका ठीक पता हम लोगों को न लगा। बांके सिंह की आखिरी बात का जवाब कमलिनी ने कुछ न दिया और उससे उस पहाड़ी का पूरा रास्ता पूछा जहां अग्निदत्त रहता था। बांके सिंह ने अच्छी तरह वहां का पता दिया। कमलिनी ने अपने सवारों में से एक को बांके सिंह के पास छोड़ा और बाकी सबों को साथ ले वहां से रवाना हुई। इस समय कुंवर इंद्रजीत सिंह की क्या अवस्था थी, इसे अच्छी तरह समझना जरा कठिन था। कमलिनी की नेकी, किशोरी की दशा, इश्क की खिंचाखिंची और अग्निदत्त की कार्रवाई के सोच विचार में ऐसे मग्न हुए कि थोड़ी देर के लिए तन बदन की सुध भुला दी। केवल इतना जानते रहे कि कमलिनी के पीछे पीछे किसी काम के लिए कहीं जा रहे हैं। सूर्यास्त होने के बाद ये लोग उस पहाड़ी के नीचे पहुंचे जिस पर अग्निदत्त रहता था और जहां खोह के अंदर किशोरी की अंतिम अवस्था ऊपर के बयान में लिखाए है। इन लोगों का दिल इस समय ऐसा न था कि इस पहाड़ी के नीचे पहुंचकर किसी जरूरी काम के लिए भी कुछ देर अटकते। घोड़ों को पेड़ों से बांध तुरंत चढ़ने लगे और बात की बात में पहाड़ी के ऊपर जा पहुंचे। सबसे पहले जिस चीज पर इन लोगों की निगाह पड़ी वो एक लाश थी, जिसे इन लोगों में से कोई भी नहीं पहचानता था, और इसके बाद भी बहुत सी लाशें देखने में आईं, जिससे इन लोगों का दिल छोटा हो गया और सोचने लगे कि देखें किशोरी से मुलाकात होती है या नहीं। इस पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी मढ़ी बनी हुई थी, जिसमें 20-25 आदमी रह सकते थे, और इसी के बगल में एक गुफा थी जो बहुत लंबी और अंधेरी थी। पाठक, ये वही गुफा थी जिसमें बेचारी किशोरी दुष्ट अग्निदत्त के हाथ से बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। इस पहाड़ी के ऊपर बहुत सी लाशें पड़ी हुई थीं। किसी का सिर कटा हुआ था, किसी का तलवार ने जनेवा काट गिराया था, कोई कमर से 2 टुकड़े था, किसी का हाथ कटकर अलग हो गया था, किसी के पेट को खंजर ने फाड़ डाला था और आंतें बाहर निकल पड़ी थीं। मगर किसी जीते आदमी का नाम निशान वहां न था। ऐसी अवस्था देखकर कुंवर इंद्रजीत सिंह बहुत घबराए और उन्हें किसी के मिलने से नाउम्मीदी हो गई। अय्यारों ने बटुए से सामान निकालकर बत्ती जलाई और खोह के अंदर घुसकर देखा तो वहां भी एक लाश के सिवाय और कुछ न दिखाई पड़ा। निगाह पड़ते ही देवी सिंह ने पहचान लिया कि ये अग्निदत्त की लाश है। एक खंजर उसके कलेजे में अभी तक चुभा हुआ मौजूद था। केवल उसका कब्जा बाहर था और दिखाई दे रहा था। उसके पास ही एक लपेटा हुआ कागज पड़ा था। देवी सिंह ने वो कागज उठा लिया और दोनों अय्यार उस लाश को बाहर लाए। सभी ने अग्निदत्त की लाश को देखा और ताज्जुब किया। शेर, इस हरामजादे को इसके कुकर्मों की सजा ना मालूम किसने दी। कमलनी, हाय, इस कमबख्त की बदौलत बेचारी किशोरी पर ना मालूम क्या क्या आफतें आईं और अब वो कहाँ या किस अवस्था में है। देवी, चिट्ठी दिखाकर, इसकी लाश के पास ये चिट्ठी भी मिली है, शायद इससे कुछ पता चले। कमलिनी, हाँ हाँ, इसे पढ़ो तो सही, देखे क्या लिखा है। सभी का ध्यान उस चिट्ठी पर गया। कुंवर इंद्रजीत सिंह ने वो चिट्ठी देवी सिंह के हाथ से ले ली और पढ़कर सभी को सुनाई। ये लिखा था,
आखिर हरामजादी किशोरी मेरे हाथ लगी। इसमें कोई शक नहीं कि अब ये अपने किए का फल भोगेगी। इसकी शैतानी ने मुझे जीते जी मार ही डाला था, मगर मैंने भी पीछा न छोड़ा। कमबख्त अग्निदत्त की क्या हकीकत थी जो मेरे हाथ से अपनी जान बचा लेता। मैं उन लोगों को ललकारता हूं जो अपने को बहादुर, दिलेर और राजा मानते हैं। कहाँ हैं बीरेंद्र सिंह, इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह, जो अपनी बहादुरी का दावा रखते हैं? आवें और मेरा चरण छूकर माफी मांगे। कहाँ हैं उनके अय्यार जो अपने को विधाता ही समझ बैठे हैं? आवें और मेरे अय्यारों के सामने सिर झुकावें। मुझे विश्वास है कि उन लोगों में से कोई ना कोई किशोरी को खोजता यहां जरूर आवेगा, और इसीलिए मैं ये चिट्ठी लिखकर यहां रखे जाता हूं कि ऊपर लिखे व्यक्ति या उनके साथी और मददगार लोग, चाहे जो कोई भी हों, अपनी अपनी जान बचावें, क्योंकि उनकी मौत आ चुकी है और अब वे लोग मेरे हाथ से किसी तरह बच नहीं सकते। कोई ये ना कहे कि मैं छिपकर अपना काम करता हूं और किसी को अपनी सूरत नहीं दिखाता। जिसको मेरी सूरत देखनी हो मेरे घर चला आवे, मगर होशियार रहे, क्योंकि मेरे सामने आने वालों की भी वही दशा होगी जो यहां वालों की हुई। लो, मैं अपना पता भी बता देता हूं, जिसको आना हो मेरे पास चला आवे। यहां से 5 कोस पूरब एक नाला है, उसी के किनारे दक्षिण रुख 2 कोस तक चले जाने के बाद मेरा मकान दिखाई पड़ेगा। बहादुरों का दादा गुरु। इस चिट्ठी ने सभी को अपने आपे से बाहर कर दिया। मारे क्रोध के कुंवर इंद्रजीत सिंह की आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो गईं। देवी सिंह और शेर सिंह दांत पीसने लगे। कुमार, चाहे जो हो, मगर इस हरामजादे से मुकाबला किए बिना मैं किसी तरह आराम नहीं कर सकता। देवी, बेशक इसको इस ढिठाई की सजा दी जाएगी। कुमार, अब यहां ठहरना व्यर्थ है, चलकर उसे ढूंढना चाहिए। कमलनी, बेशक उसने बड़ी बेअदबी की है, उसे जरूर सजा देनी चाहिए, मगर आप लोग बुद्धिमान हैं, मुझे विश्वास है कि बिना समझे बूझे किसी काम में जल्दी न करेंगे। कुमार, ऐसे समय में विलंब करना अपनी बहादुरी में बट्टा लगाना है। कमलिनी, आप इस समय क्रोध में हैं इसलिए ऐसा कहते हैं, नहीं तो आप स्वयं पहले किसी अय्यार को भेजना मुनासिब समझते। इतनी बड़ी शेखी के साथ पत्र लिखने वाले को मैं सच्चा नहीं समझ सकती। खुल्लम खुल्ला आप लोगों का मुकाबला करना हंसी खेल है? क्या ये केवल उन्हीं आदमियों का काम है जो दगाबाज नहीं बल्कि सच्चे बहादुर हैं? कभी नहीं। बेशक वो कोई बेईमान और हरामजादा आदमी है। इसके अतिरिक्त आप जरा इस रात के समय और अपने घोड़ों की हालत पर तो ध्यान दीजिए कि अब वे एक कदम भी चलने लायक नहीं रहे। यद्यपि कुमार और उनके अय्यार इस समय बड़े क्रोध में थे, परंतु कमलिनी की सच्ची हमदर्दी के साथ मीठी मीठी बातों ने उन्हें ठंडा कर दिया और इस लायक बनाया कि वे नेक और बद को सोच सके। कमलिनी के आदमियों के साथ और अय्यारों के बटुए में बहुत कुछ खाने का सामान था। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा चश्मा बह रहा था, वहां से जल मंगवाया गया और सभी ने कुछ खाकर जल पिया। इसके बाद फिर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। देवी, जिस मकान का इस चिट्ठी में पता दिया गया है, यदि वहां ना जाना चाहिए तो यहां रहना भी मुनासिब नहीं, क्योंकि वे दगाबाज लोग इस जगह से भी बेफिक्र न होंगे। मेरी राय तो यही है कि शेर सिंह के साथ कुमार विजयगढ़ जाएं और मैं उस मकान की खोज में जाकर देखूं कि वहां क्या है। कमलिनी, आपका कहना बहुत ठीक है, मैं भी यही मुनासिब समझती हूं। इस बीच में मुझे भी दो एक दुश्मनों का पता लगा लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि जहां तक मैं समझती हूं ये एक ऐसे आदमी का काम है जिसे सिवाय मेरे आप लोग नहीं जानते, और ना इस समय उसका नाम आप लोगों के सामने लेना ही मैं मुनासिब समझती हूं। कुमार, क्या नाम बताने में कोई हर्ज है? कमलिनी, बेशक हर्ज है। हाँ, यदि मेरा गुमान ठीक निकला तो अवश्य उन लोगों का नाम बताऊंगी और पता भी दूंगी। कुमार, खैर, मगर जो कुछ राय आप लोगों ने दी है उसके अनुसार चलने में तो कई दिन व्यर्थ लग जाएंगे, इसलिए मेरी राय कुछ दूसरी ही है। देवी, वो क्या? कुमार, मैं खुद आपके साथ उस मकान की तरफ चलता हूं जिसका पता इस चिट्ठी में दिया गया है। यदि केवल उस मकान के अंदर रहने वाले हमारे दुश्मन हैं तो हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं। इसी समय उन्हें जीतकर किशोरी को छुड़ा लाऊंगा, और यदि उन लोगों के पास फौज होगी तो जरूर मकान के बाहर टिकी हुई होगी, जिसका पता लगाना कुछ कठिन न हो। उस समय जो कुछ आप लोग राय देंगे
किया जाएगा। इसी तरह की बातचीत करने में पहर रात बीत गई। आखिर वही निश्चय ठहरा जो कुमार ने सोचा था। अर्थात इसी समय सब कोई उस मकान की तरफ जाने के लिए मुस्तैद हुए और पहाड़ी के नीचे उतर आए। पेड़ों के साथ बागडोर से बंधे हुए घोड़े वहीं पर चल रहे थे, जो अपने सवारों को देखकर हिनहिनाने लगे, जिससे जाना गया कि वे इस समय फिर सफर को तैयार हैं और पहर भर चढ़ने और आराम करने से उनकी थकावट कम हो चुकी है। सब लोग घोड़ों पर सवार होकर वहां से रवाना हुए। जो कुछ उस चिट्ठी में लिखा था वो ठीक मालूम होने लगा। अर्थात पूरब में 5 कोस चले जाने के बाद एक नाला मिला और उसी के किनारे किनारे 2 कोस दक्षिण जाने के बाद एक मकान की सफेदी दिखाई पड़ी। मालूम होता था कि ये मकान अभी नया बना है या आज ही कल में इसके ऊपर चूना फेरा गया है। रात दोपहर से ज्यादा जा चुकी थी। चंद्रमा अपनी पूर्ण कला से आकाश के बीच में दिखाई दे रहे थे। शीतल किरणें चारों तरफ फैली हुई थी और मालूम होता था कि जमीन पर चांदी का पत्र जड़ा हुआ है। ये लोग घना जंगल पीछे छोड़ आए थे और इस जगह पेड़ बहुत कम और छोटे छोटे थे। उस मकान के चारों तरफ 200 बिगहे के लगभग साफ मैदान था। अच्छी तरह जांच करने और ख्याल दौड़ाने से मालूम हो गया कि इस जगह पर फौज नहीं है और ना लड़ाई का कुछ सामान ही है। अगर कुछ है तो उसी मकान के अंदर होगा। आखिर थोड़ी देर तक सोच विचार कर ये लोग मकान के पास पहुंचे। ये मकान बहुत बड़ा न था, लगभग 50 गज के लंबा और इसी कदर चौड़ा होगा। इसकी ऊंचाई भी 35 गज से ज्यादा न होगी। चारों तरफ की दीवारें साफ थी, ना तो किसी तरफ कोई दरवाजा था और ना कोई खिड़की। ये लोग चारों तरफ घूमे मगर अंदर जाने का रास्ता न मिला। आखिर सब लोग घोड़े पर से उतरकर एक तरफ खड़े हो गए। देवी सिंह ने कमंद फेंका और उसके सहारे से दीवार पर चढ़कर देखना चाहा कि अंदर क्या है। ऊपर की दीवार बहुत चौड़ी थी। सभी ने देखा कि देवी सिंह दीवार पर खड़े होकर अंदर की तरफ बड़े गौर से देख रहे हैं। यकायक देवी सिंह खिलखिलाकर हंसे और बिना कुछ कहे उस मकान के अंदर कूद पड़े। ये देख सभी को ताज्जुब हुआ। कमलिनी ने तारा के कान में कुछ कहा, जिसके जवाब में उसने सिर हिला दिया। थोड़ी देर तक देवी सिंह की राह देखी गई। आखिर उसी कमंद के सहारे शेर सिंह चढ़ गए और उनकी भी वही अवस्था देखने में आई। अर्थात कुछ देर तक गौर से देखने के बाद देवी सिंह की तरह हंसकर शेर सिंह भी उस मकान के अंदर कूद गए। अब तो कुमार के आश्चर्य की कोई हद न रही। वे ताज्जुब में आकर सोचने लगे कि ये क्या मामला है और इस मकान के अंदर क्या है जिसे देख दोनों अय्यारों ने ऐसा किया। जो हो, अब मैं भी ऊपर चढ़ूंगा और देखूंगा कि क्या है। कहकर कुमार भी उसी कमंद के सहारे ऊपर चढ़ने को तैयार हुए, मगर कमलिनी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अभी हमारे कई आदमी मौजूद हैं, पहले इन्हें जा लेने दीजिए। लाचार कुमार को रुकना पड़ा। कमलिनी ने अपने उन सवारों की तरफ देखा जो उसके साथ आए थे और कहा, तुम लोगों में से एक आदमी ऊपर जाकर देखो कि क्या है। हुक्म पाकर उसी कमंद के सहारे एक आदमी ऊपर गया और उसकी भी वही दशा हुई। दूसरा गया, वो भी कूद पड़ा। फिर तीसरा गया, वो भी न लौटा। यहां तक कि कमलिनी के कुल आदमी इसी तरह उस मकान के अंदर जा दाखिल हुए। कमलिनी ने बहुत रोका और मना किया, मगर कुमार ने उसकी बात पर ध्यान न दिया। वे भी उसी तरह कमंद के सहारे ऊपर चढ़ गए और अपने साथियों की तरह गौर से थोड़ी देर तक देखने के बाद हंसते हुए मकान के अंदर कूद पड़े। अब सबेरा हो गया। आसमान पर पूरब की तरफ सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगी। कमलिनी ने हंसकर अपनी अय्यारा तारा की तरफ देखा। वो गर्दन हिलाकर हंसी और बोली, चलिए, अब देर करने की कोई जरूरत नहीं। बाकी घोड़े उसी तरह उसी जगह छोड़ दिए गए। 2 घोड़ों पर कमलिनी और तारा सवार हुई और हंसती हुई एक तरफ को चली गईं। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 5वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।